नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, जिसमें G20 से जुड़ी 7 अपडेट आपको बता देते हैं। आज आपको बताएंगे कैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ऐलान कर भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन के BRI प्रोजेक्ट को कैसे करारा जवाब मिलेगा, इसको समझेंगे। आज ये खबर देखकर जिनपिंग बहुत पछताएंगे। चीन पर एक और कूटनीतिक प्रहार की खबर आपको बताएंगे। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान PM मोदी ने किया। यह अफ्रीका में निवेश, कारोबार, कमाई करने वाले विस्तारवादी चीन की चाहत पर लगाम कैसे लगाएगा, यह आज आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे। आज प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारत की सांस्कृतिक सत्ता देखने को मिली। सभी G20 नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत कोणार्क चक्र के साथ किया गया। ओडिशा के मशहूर सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र की खासियत, हमने सत्ता के लिए इसमें एक विशेष कुंजी तैयार की है। G20 समिट में आज देश के नेम प्लेट पर इंडिया नहीं, पहले भारत लिखा हुआ दिखाई दिया। इसके मायने क्या हैं, इसका संदेश क्या है, यह भी विस्तार से देखिएगा। G20 समिट में घोषणा पत्र को मंजूर कर लिया गया। 37 पेजों के घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। इसके अलावा समिट में वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पर जोर दिया गया। G20 से ग्लोबल बायोफ्यूल वाली अच्छी खबर भी आई है, जिसका कनेक्शन आम आदमी से हो सकता है। आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। बायोफ्यूल के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। G20 डिनर का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। डिनर का मेन्यू भी आ चुका है, आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आज पूरे देश में, या फिर यह कहें कि पूरी दुनिया में G20 की चर्चा है। सिर्फ 80 सेकंड में आपको G20 की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें आपको भारत का दम भी दिखेगा, सांस्कृतिक सत्ता की झलक भी दिखाई देगी। सभी का हार्दिक स्वागत करता है। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। तो आज पूरी दुनिया भारत की ग्लोबल सत्ता की बात कर रही है। आज दिल्ली का भारत मंडपम कूटनीति की दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। आज दुनिया के शक्तिशाली देशों ने भारत की राजधानी दिल्ली में जुटकर यह संकेत दिया कि दुनिया का जो भविष्य अब लिखा जा रहा है, उसकी कलम भारत के हाथ में भी है। भारत ने आज खुद को दुनिया में शक्ति, शांति, सद्भाव और विकास के पावर हाउस के रूप में स्थापित किया। आज भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दुनिया के वंचित देशों के विकास की बात हो, नए दौर के ईंधन से पर्यावरण को बचाने की बात हो, चीन की गुंडागर्दी रोकने का एजेंडा हो, या यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति की कोशिश हो, भारत ने हर मोर्चे पर अपनी दमदार उपस्थिति के हस्ताक्षर किए हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में आज भारत ने दुनिया को अपनी सत्ता के कई रूप दिखाए। आज पहली बार इंडिया की जगह भारत की सत्ता थी। प्रधानमंत्री जहां बैठे थे, वहां इंडिया की जगह भारत की नेम प्लेट थी। अफ्रीका के 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कर भारत ने समावेश की सत्ता दिखाई। ये वो तस्वीर है जिसने एक तरीके से G20 को G21 में बदल दिया। यहां हम स्पष्ट कर दें कि संगठन का नाम तो नहीं बदला, लेकिन अफ्रीकी देशों का संघ PM मोदी की पहल पर G20 का स्थायी सदस्य बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत की सांस्कृतिक सत्ता दिखाई। कोणार्क के उस सूर्य मंदिर के बारे में बताया, जो करीब 750 साल पुरानी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। जबकि भाषण के दौरान बिना नाम लिए रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म करने की सलाह देकर उन्होंने शांति की भी सत्ता दिखाई। आज सत्ता के G20 विशेषांक में हम सत्ता की इन्हीं कुंजियों का डिटेल में आपके साथ विश्लेषण कर रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि G20 2023 से हासिल क्या क्या हुआ। भारत ने इस बार ऐसा क्या किया जो पिछले कुछ वर्षों में संभव नहीं हो पा रहा था।
और हम आप उसके साथ साथ बता दें कि भारत मंडपम में इस वक्त तमाम जितने भी नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो आज डिनर रखा है इन सब के लिए, उसका टाइम है 8 बजे से, लेकिन 7 बजे से वहां पर तमाम जितने भी डेलीगेट्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं और तमाम यहाँ पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। 7 बजे से 8 बजे तक ये तमाम लोग पहुंचेंगे और 8 बजे से ये डिनर शुरू होगा। अब सत्ता में बात करते हैं G20 के दौरान चीन को लगे सबसे बड़े झटके की। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान से चीन के होश उड़ जाएंगे। G20 सम्मेलन से दूर रहने वाले शी जिनपिंग ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में इतना बड़ा ऐलान होगा। आज भारत, अमेरिका, सऊदी अरब के राष्ट्र प्रमुखों ने इस प्लान का ऐलान किया। इसे भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जिसमें भारत से लेकर अमेरिका तक रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी की प्लानिंग है, जो पश्चिम एशिया और यूरोप से होकर गुजरेगी। इसके ऐलान के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक एकीकरण के लिए भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आपको समझाते हैं कि यह रास्ता कैसे बनेगा। भारत अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ जाएगा। फिर UAE और सऊदी अरब के बीच भारत की मदद से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और अगर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते बेहतर रहे तो ये रेलवे लाइन इजराइल तक पहुंच जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये घोषणा की गई। ये भी बताया गया कि आधिकारिक तौर पर इसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा कहा जाएगा। सऊदी अरब के सुल्तान भी वहां पर मौजूद थे, ये सबसे खास बात है, और जो बाइडेन एक तरफ बैठे हुए थे। यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों से होता हुआ ये कॉरिडोर गुजरेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे गेम चेंजिंग निवेश कहा है, तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो इसे शुरू करने के लिए तत्पर हैं। एक बार पहले सुन लेते हैं कि PM मोदी और जो बाइडेन ने इस पर क्या क्या कहा। कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। This is a big deal. This is a real big deal. Last year we came together as one to commit to this vision. And this afternoon I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impact of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. और अब समावेश की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज भारत ने नई लकीर खींच दी और इस लकीर के सामने चीन की लकीर छोटी हो गई। चीन को आज किस तरह अफ्रीकी वाला करंट लगा है, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर न सिर्फ ये संदेश दिया कि सिर्फ कुछ अमीर देश दुनिया को संचालित नहीं कर सकते, दूसरी तरफ भारत ने चीन के उस सपने को भी चकनाचूर कर दिया जिसमें वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता था। आज अफ्रीकी संघ को भी ये बात समझ आ गई होगी कि उसे चीन के कर्ज के जाल में फंसकर उसका पिछलग्गू बनना है या फिर बिना स्वार्थ के मदद करने वाले भारत के साथ चलना है। वैसे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन के लिए भारत नहीं आए, लेकिन उनका आज का पूरा दिन G20 का लाइव कवरेज देखने में जरूर बीता होगा और उस समय उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट हुआ होगा जब भारत ने ग्लोबल साउथ की अगुवाई करते हुए अफ्रीकी संघ के G20 के सदस्य बनने का ऐलान किया होगा। वैसे आपको क्लियर कर दें कि ग्लोबल साउथ पृथ्वी का कोई हिस्सा या संगठन नहीं है। पिछड़े और विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ का नाम दिया गया है, लेकिन इस सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति की तरफ से डिनर दिया गया है उसके लिए
भारत मंडपम में जो डेलीगेट्स हैं उन लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है और ये दृश्य जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीधे लाइव तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। हम बात चीन की कर रहे थे। चीन ने अफ्रीकी देशों को लंबे समय से इस झांसे में रखा था कि वो उनकी आवाज़ है और वैश्विक मंच पर वो लगातार इस कोशिश में रहते थे कि उन्हें सम्मानित स्थान दिलाएगा। ये उसका एक प्रोपोगेंडा था, लेकिन चीन की बातें भी उसके समान की तरह विश्वसनीय साबित नहीं हो रही थी। वैसे ऐसी बातें कहकर ही चीन अफ्रीकी देशों से प्रचुर मात्रा में जो खनिज हैं उनको हासिल करता रहता था, या कह सकते हैं कि उनको हथियाने का काम कर रहा था, उन्हें कर्ज देकर फंसा रहा था। लेकिन भारत की कूटनीति के सामने चीन की कर्ज वाली चाल अब जरूर नाकाम होगी। पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐलान सुनते हैं जो उन्होंने अफ्रीकी संघ के लिए किया, फिर चीन की लूट पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि स्क्रीन पर इस वक्त भारत मंडपम से जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने धीरे धीरे वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। 8 बजे से वो डिनर शुरू होगा जो कि राष्ट्रपति की तरफ से तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया है। यहाँ पर तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रपति भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और जितने डेलीगेट्स जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनकी अगवानी कर रहे हैं। लेकिन हम इस मुद्दे को आपके सामने, इन तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो मुद्दा हम इस वक्त लेकर चल रहे हैं वो चीन का है। चीन ने कैसे अफ्रीका के गरीब देशों को कर्ज देकर फंसा दिया, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने से भारत को कैसे फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत की पहल पर यह सब हुआ है, भारत की अध्यक्षता में यह हुआ है, तो इसका श्रेय भारत को ही मिलेगा। श्रेय लेने की चीन की कोशिश नाकाम हो गई। अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में इससे मदद मिलेगी। अफ्रीकी देशों से साझेदारी और भरोसा बढ़ेगा। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का दावा मजबूत होगा। अफ्रीका के देश भारत का समर्थन करेंगे। गरीबी अफ्रीकी देशों में विकास की संभावनाएं उनमें जगेंगी और भारत का निवेश भी बढ़ेगा। और तस्वीरें देखिए भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और वो तमाम लोग जो एक एक करके पहुंच रहे हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत दोनों जने कर रहे हैं। ये डिनर 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन 7 बजे का वक्त तय किया गया था कि 7 से 8 बजे तक तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 8 बजे से औपचारिक इस डिनर की शुरुआत होगी। और फिर से आते हैं चीन पर। कैसे चीन अफ्रीका के देशों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर लूट रहा है, उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। पिछले 20 सालों में चीन अफ्रीका को कर्ज देने के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 10 साल में चीन ने अफ्रीकी देशों को 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यह कर्ज अफ्रीका के 30 सबसे छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 2022 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें अफ्रीकी देशों के बाहरी कर्ज में 43% की बढ़ोतरी हुई, यह बताया गया। इसमें सबसे ज्यादा चीन का हिस्सा है। इस कर्ज को अफ्रीकी देश चुकाने में नाकाम रहे। 2020 में अफ्रीकी देश जाम्बिया पर 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज था जो वो नहीं चुका पाया। चीन इस कर्ज के बदले अफ्रीकी देशों के बंदरगाह, खदान और बड़े बड़े जमीन के हिस्से अपने कब्जे में लगातार ले रहा है। 2020 में चीन ने तंजानिया को 83,000 करोड़ रुपए में पोर्ट बनाने का ऑफर दिया था। इस ऑफर पर तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा था कि कोई शराबी ही ऐसा ऑफर स्वीकार कर सकता है। मैकिन्से की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में चीन की 10,000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। 2012 में IMF ने कहा था कि 15% अफ्रीकी देश जो है वो चीन के कर्ज वाले जाल में फंसे हुए हैं, जिससे अब 2/3 हिस्सा तक पहुंचने का अनुमान भी है। और फिर से तस्वीरें हम आपको भारत मंडपम की एक बार दिखा देते हैं, जहां पर लगातार राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आपकी सामने इस वक्त मौजूद ही है, लेकिन इस सब के बावजूद जो कूटनीति है जिसमें भारत ने आज एक जबरदस्त सफलता हासिल की है, वो इन दृश्यों से भी ज्यादा आज सुंदर और मजबूत दिखाई देता है। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम इस सब के बीच में आपको जो असल मुद्दा रहा है G20 का, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे
इस समिट के जरिए उस विस्तारवादी चीन को एक तरीके से कसने की कोशिश की गई जो ये सोच रहा था कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। ऐसा कहा जाता है कि चीन अफ्रीका में इस हद तक घुसा हुआ है कि अगर अफ्रीका में 3 मंजिला जो ऊंची इमारत है उस तक एक तरीके से कहा जाए वो पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर हम आपको एक तरीके से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि 3 मंजिला ऊंची इमारत तक या 3 किलोमीटर से लंबी सड़क बनती है तो इसे चीन की कोई कंपनी ही बना रही होती है। मतलब अगर अफ्रीका में कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अगर 3 मंजिला कोई इमारत बननी हो या 3 किलोमीटर लंबी कोई सड़क बननी हो तो वो चीन की कंपनी बनाएगी, ये मान लिया जाता है। और देश, यही वजह है कि ये जो देश हैं वो कर्ज चुकाने में नाकाम होते हैं। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा फिर बना लेता है और धीरे धीरे उसके जमीन पर कब्जा शुरू कर देता है। अफ्रीकी देश लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि वो विश्व के मंच पर आकर के किसी भी तरीके से कोशिश करें कि उनको कोई एक इस तरीके का मजबूत स्थान मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा था और चीन की लगातार कोशिश थी कि वो उनको ऐसा कोई मंच हासिल ना करने दे। लेकिन देखिए, भारत ने आखिरकार उन्हें एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है और हम आपको यही बता रहे हैं कि आज कैसे भारत ने इन अफ्रीकी देशों को एक मजबूत मंच दिया। लेकिन उस सब के बीच में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें जो कि बताती हैं कि किस तरीके से आज एक कूटनीतिक सफलता हासिल की गई और दूसरा अब ये डिनर डिप्लोमेसी है जिसमें कि तमाम राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचेंगे और उसके बाद में ऐसा नहीं कि सिर्फ डिनर ही होगा, इसमें बहुत कुछ खबरें भी बाद में निकल करके आएंगी। और मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए 3 मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन कुमार मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कूटनीति की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन ये जो डिनर डिप्लोमेसी है इसमें भी लग रहा है आपको कि बहुत कुछ निकल करके सामने आने वाला है। देखिए, मुझे लग ये रहा है कि अब तक जितना बौद्धिक खाया जा रहा है उसे पचाया जाएगा, कि डिनर डिप्लोमेसी में करने को बहुत बड़ी चुनौती कोई बची नहीं है, क्योंकि जो सबसे विकट चुनौती थी कि दिल्ली में इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त वक्तव्य आएगा नहीं आएगा, सर्वसम्मति होगी नहीं होगी, रूस या यूक्रेन युद्ध का उल्लेख होगा नहीं होगा, चीन की साजिश को हम किस तरह नाकाम करेंगे, पश्चिम का दबाव कितना झेलेंगे, वो सारी बातें बड़े कौशल से भारतीय राजनीति ने हासिल कर ली हैं। मगर हाँ, अब माहौल चूँकि खुशगवार होगा, कुछ न कुछ बात आगे बढ़ सकती है हंसी मजाक में, हल्के फुल्के अंदाज में। ये इस डिनर डिप्लोमेसी का एक पक्ष मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपना वो श्री अन्न वाला जो हट है वो छोड़ा नहीं है और वो बड़ा दूरदर्शी हट है कि जब वो खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो भारत का जो मोटा अनाज है, जो श्री अन्न नाम, बड़ा अच्छा नाम उन्होंने उसे दिया है, वो पूरे वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, खासकर अफ्रीकी महाद्वीप की खाद्य सुरक्षा से, जिसको रेखांकित किया है यूक्रेन के युद्ध ने कि कितनी बड़ी निर्भरता उनकी मिस्र से लेकर बाकी अफ्रीकी देशों की यूक्रेन के गेहूं पर, रूस के गेहूं पर थी। और ये श्री अन्न, ये मोटा अनाज, ये मिलेट्स वो हैं जो बंजर ज़मीन पर उग सकते हैं, कम पानी से उगाए जा सकते हैं, मौसम बदलाव का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें पौष्टिक तत्व बहुत होते हैं। आजकल पोषण शास्त्री अमीरों को ये खाने की सलाह देते हैं और वो मेरे ख्याल में रक्तचाप से पीड़ित हों, मधुमेह से पीड़ित हों, हृदय रोग से पीड़ित हों, कैंसर की छाया उन पर मंडरा रही हो, ये सारी श्री अन्न उसके लिए बहुत मुफीद माने जाते हैं। और कई को आधुनिक प्रयोगशालाओं में जो उनके दावे हैं खनिजों के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वो भी उनको सुपर फूड भले ही न कहें, मगर उनमें ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो किफ़ायती हैं। और आज जो डिनर हो रहा है उसमें कई ऐसे व्यंजन या पकवान पेश किए जाएंगे जो स्वादिष्ट भी होंगे। तो स्वाद और सेहतमंद, इन दोनों के साथ किफ़ायत और मौसम बदलाव की राजनीति और खाद्य सुरक्षा के साथ मोदी जी की दूरदर्शी रणनीति से जोड़ लेगी और शायद भविष्य में यदि संभव होता है तो हम इस श्री अन्न का निर्यात भी उन देशों को कर सकते हैं जो तीसरी दुनिया में। और मेरे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जी भी हैं। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, सवाल मेरा आपसे यही है कि सुबह कोणार्क के दर्शन कराए जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे और अब नालंदा के दर्शन करा रहे हैं, ये कौन सी डिप्लोमेसी है? देखिए, ये हमारे ईस्ट इंडिया की डिप्लोमेसी है कि आप ईस्टर्न इंडिया को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मंडपम है, नाम देकर वहाँ पे साउथ इंडिया, तो जो भारत की एक संस्कृति है, बहुत ही एक धनी संस्कृति है, उसको दिखाने की कोशिश हो रही है।
चक्र आपने दिखाया, जिस वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द हैं उससे भी पता चलता है। तो एक तरह से भारत अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसमें काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। आपने जन भागीदारी की भी बात की कि जिस ढंग से इस मीटिंग को जिस लेवल पे ले गया था कि केवल ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था, इसको एक तरह से सांस्कृतिक इवेंट के रूप में दिखाया गया, जहाँ पे लोगों को काफ़ी जोड़ने की कोशिश हुई और इस लेवल पे ले गया कि अब आगे जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे इस इवेंट को तो उनको भी इस स्केल पे ले जाना पड़ेगा G20 इवेंट को। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो और वही भारत वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। एक तो कि G20 को बचाया गया है एक तरह से मैं देखूं तो, क्योंकि अगर ये डिक्लेरेशन साइन नहीं होता तो पहली बार ऐसा होता कि G20 का डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ है और जो रिफ्ट चीन और पश्चिमी देशों के बीच में जो एक दरार बन रहे थे उसको भी एक तरह से रोकने कम करने की कोशिश हुई है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन पे बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद जिन तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है इस डॉक्यूमेंट में वो इम्पॉर्टेंट है। फिर से इस पर दोहराया गया है कि दिस नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस द टाइम ऑफ डिप्लोमेसी, बिल्कुल सटीक शब्दों में वो कहा गया है। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनाज के जो सप्लाई हैं उस पर चर्चा हुई है। उसके अलावा जो MDG और डेट रिस्ट्रक्शन, जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इस दिल्ली डिक्लेरेशन, तो उसमें जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात की है वहाँ पे बहुत अचीवमेंट माना जाएगा। क्लाइमेट चेंज पे भी जो विकसित देश थे और विकासशील देश थे उसमें काफ़ी मतभेद थे, तो उसको भी एक तरह से दोनों को साथ में लाने की कोशिश हुई है। जॉइंट डिक्लेरेशन में उसकी बात की गई है। पश्चिमी देशों से बोला गया है कि आप 100 बिलियन कमिट किए थे 2010 में, अभी तक उसको नहीं दे रहे हैं तो उसको देना शुरू कीजिए। अपनी जो राशि है उसको बढ़ाइए। ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 4 to 5 ट्रिलियन की ज़रूरत है उस पर बात हुई है। तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं मेरे हिसाब से जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल है। मेजर जनरल दत्ता, सवाल अब एक बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद में भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो खबर है भारत से अमेरिका तक जो कॉरिडोर बन रहा है वो। BRI के जवाब में इस कॉरिडोर को सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर ही हम देखें या फिर रक्षा के मामले में भी ये एक अलग तरीके का अलर्ट है, चेतावनी है चीन के लिए? देखिए, ऐसा कि जो भी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ग्लोबल लेवल में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, और ये जग जाहिर है कि जहाँ भी कम्युनिकेशन डेवलप होता है वहाँ पे इकोनॉमी भी डेवलप होती है, वहाँ पे आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी होता है। और जब ये कॉरिडोर बनेगा तो इसके अंदर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे रेलवेज़ हैं, हमारी रोड कंस्ट्रक्शन की एजेंसीज हैं, वो सारी इन्वॉल्व होंगी। तो जहाँ पर चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके सारे कंट्रैक्ट लेके अलग अलग जगह पे उन लोगों को तकरीबन डेट ट्रैप में फंसा दिया उसने, उसके बनस्पत हिंदुस्तान में जो ये अलायंस बना है जिसके अंदर अगर सऊदी अरब है, सब पैसे वाले लोग हैं, और इसका जो कॉरिडोर बन के अगर इजराइल तक पहुंचता है और इसके अंदर अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया, और अगर इजराइल तक पहुंच जाता है तो इजराइल, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके अंदर रोड, सी लिंक और रेलवेज़, और इसके माध्यम से जो है हम इस पूरे जो मिडिल ईस्ट एरिया के अंदर एक जगह शुरू करेंगे तो 10 जगह और शुरू होगा, क्योंकि जो भी देखता है कि एक डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी तरीके से हो रही है, क्वालिटी की हो रही है, तो आपके साथ वो जुड़ना चाहेगा। और इसके साथ में जो हमने एक तरह से आप बोल सकते हैं चीन के मुंह पे तमंचा मार दिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बनस्पत ये हमारा काउंटर है और किस प्रकार इसको हम डेवलप करेंगे, उसको हम शोकेश करेंगे। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, क्या हम इसको सिर्फ और सिर्फ चीन तक सीमित रखें, लेकिन या फिर ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं इसमें कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सकारात्मक जाती हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है आप बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं कि भारत की आज की सफलता को बार बार हम आंक रहे हैं एक पैमाने पर कि चीन को हमने कितना झटका दिया, चीन पे तमाचा मारा, आदि आदि। ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मगर जैसे प्रोफेसर राजन कुछ समय पहले बात कह रहे थे, नालंदा के बारे में आपने उनसे प्रश्न पूछा था, तो बिना चीन की ओर इशारा किए एक बार फिर भारत ये रेखांकित नालंदा से कर रहा है कि भारत आज से कितनी सदी पहले विश्व गुरु था, जहां मार्गदर्शन के लिए चीन से विद्वान बौद्धिक फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे लोग आते थे। अब एक तरह से ये भी चीन को एक कटाक्ष से दिखाना है कि तुम तो आज हमसे आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हो, मगर हम लोग जो हैं विश्व गुरु तब से अब तक निरंतर चले आ रहे हैं। और वो विश्व गुरु किस अर्थ में है? वो शांति का संदेश है, अशोक के शिलालेख का उल्लेख है, हमारे प्राचीन ज्ञान टेक्नोलॉजी का एक तरह से विज्ञापन है। मगर मुझे लगता है कि इसमें चीन को अगर आप हाशिए पर भी रख दें
तो ये सारे संदेश दुनिया के लिए हैं कि भारत को आप गंभीरता से लीजिए। महाशक्ति परम शक्ति न भी मानते हों तो एकमात्र ऐसी उदीयमान शक्ति मानिए जो नई विश्व व्यवस्था में शायद प्राथमिक भूमिका निभाएगी। प्रोफेसर राजन कुमार, कुछ वक्त पहले मैंने G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, उनका इंटरव्यू किया था और उनसे बात करते हुए जब मैं कह रहा था तो UN का जिक्र आया और मैंने कहा प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि UN की जो अब स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिल रही है और उन्होंने कहा था कि G20 अब बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है UN के मुकाबले। आज की स्थिति देखने के बाद क्या आप मानते हैं कि G20 का जो ग्रुप है वो वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप के तौर पर माना जाए? देखिए, जहाँ तक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी के समय में G20 है। क्योंकि लेकिन दिक्कत यह हो रहा था कि चूंकि दो ब्लॉक्स इमर्ज कर रहे हैं, एक तरफ पश्चिमी देश और एक तरफ चीन, रूस इत्यादि, तो वैसे में हो रहा था कि उसका सीधा प्रभाव सारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन उस पर पड़ रहे थे। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन सब जगह रिफ्लेक्ट हो रहा था। आपने देखा UN में भी कोई भी उस ढंग का रिजोल्यूशन नहीं आ पाता है, यहाँ पे भी G20 में भी नहीं आ पा रहा था। और तो उस हिसाब से आप देखेंगे अभी जिस ढंग से भारत ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस G20 को बचाने के लिए, और वो क्या तरीका अपनाया था, दो तरीका अपनाया। और आप अमिताभ कांत की बात कर रहे थे तो हमेशा हर एक मीटिंग में वो ये बोलते हैं कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, ये कोई सिक्योरिटी फोरम नहीं है। तो सिक्योरिटी में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उससे बचाने की कोशिश की है। और उसके बाद उनका जो फोकस था वो SDG पे थे, क्लाइमेट पे थे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारे मुद्दों पे फोकस करके इन्होंने यूक्रेन रशिया के कारण जो इस पे प्रभाव पड़ रहा था और जिसमें कि एक तरह से दरार बन गए थे दो ग्रुप के बीच में, तो उसको एक तरह से उसको ब्रिज करने की कोशिश की, उसको एक पुल बनाने की कोशिश की है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पहले बोलता कि G20 को बचा, अगर ये डिक्लेरेशन नहीं आता तो G20 अगले कुछ दिनों में आप देखें एक तरह से एक होता है ना कि साइलेंट डेथ, तो उस ओर जा रहा था। लेकिन उसको बचाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और G20 अभी के टाइम पे विदाउट एनी डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड एक सोशल फोरम के रूप में इमर्ज कर रहा है। और अगर कोई भी इशू को रिजॉल्व करना है तो आज के समय में G20 के बिना आप नहीं कर सकते। आपने कहा एक तरीके से ऑक्सीजन दी है। अगर इस उसको हम देखें, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मेजर जनरल दत्ता, क्या हम ये माने कि इस जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ इसका कोई फर्क रूस यूक्रेन वॉर पर पड़ेगा? यूक्रेन शब्द का 4 बार इस्तेमाल तो किया गया डिक्लेरेशन में, लेकिन क्या कोई असर पड़ेगा या ये डिक्लेरेशन के पन्नों तक? देखिए, ऐसा है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका समाधान तो दुनिया को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि हमने जियोपॉलिटिक्स को अंडरपिन किया है इस डिक्लेरेशन के अंदर, उसके अंदर हमने UN चार्टर्स का जिक्र कर दिया है। भाई आपको UN चार्टर के मुताबिक चलना चाहिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करी हम लोगों ने। हमने लड़ाई के कारण, जो युद्ध के कारण जो नुकसान होता है सप्लाई चेन के अंदर या फूड ग्रेन सप्लाई के अंदर या जो इकोनॉमीज़ के अंदर जो उसका असर होता है उसको हमने हाईलाइट किया है। लेकिन फाइनली क्या है कि जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है वो उसकी समाधान रशिया और यूक्रेन को ढूंढना पड़ेगा और दुनिया को मदद करनी पड़ेगी इसमें। आज के दिन में क्या हो रहा है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, आप कोई उसके अंदर मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। जब तक आप मध्यस्थता नहीं करेंगे, आप हथियारों की सप्लाई करते चले जाएंगे तो जंग नहीं रुकेगी। और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर इसका रेजोल्यूशन माना जाए तो जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक सीज फायर हुआ था, एज इज़ वेयर इज स्टैंड स्टिल, मतलब जो जहाँ जहाँ उनके 38 पैरेलल में फौजें खड़ी थी वहाँ पे रुक गई और सीज फायर हो गया। मेरे को लगता है कि रशिया यूक्रेन का भी समाधान वही होगा। जो रूस ने पकड़ लिया वो छोड़ने वाला नहीं है। जो यूक्रेन को उसने पहले ही बोला था भाई इनको तुम आज़ादी दे दो, लुहांस्क दोनबास के इलाके को और क्रीमिया को भूल जाओ और नेटो को ज्वाइन मत करो। इतना तबाही हो जाने के बाद भी फाइनली क्या अचीव किया जाएगा क्रीमिया के द्वारा? यहाँ रशिया का जो स्टैंड है वो रशिया स्टैंड पे टिका रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो ये G20 का हमारा डिक्लेरेशन रहा है, जंग के ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन एक तरह से उनको एक संदेश जाएगा कि हमने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया है, आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा एज पर द UN चार्टर। अब UN चार्टर के मुताबिक आप बातचीत करें, किसी की मदद चाहिए। और हिंदुस्तान मतलब भारत आज के दिन में उस स्थिति में है जो एक ब्रिज है बिटवीन द वेस्टर्न
एंड द रशियन यूनियन, ताकि हम कोई बातचीत करा के इसका समाधान निकला पाएँ। इसलिए मतलब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के बाद G20 के फोरम में आज के दिन में भारत ने अपनी क्षमता का एक प्रदर्शन किया है कि हमारी लीडरशिप की क्षमता कितनी है जी। और ये बहुत महत्व की बात है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, मेजर जनरल दत्ता जब बोल रहे थे, हिंदुस्तान बोलने के बाद उन्होंने फिर भारत बोला, आपने भी गौर किया होगा। और आज प्रधानमंत्री के आगे जो नेम प्लेट लगी थी वो भी भारत थी। नहीं, जो जनरल दत्ता के मुंह से निकला वो कोई संयोग नहीं है। वो फौजी हैं, सेनाध्यक्ष, सेना नायक रहे, जय हिंद, जय हिंद, रोज जय हिंद करते हैं। अब ऐसे ही आप दूसरे उच्चारण का बदलाव को देखें तो जय श्री राम का नारा आजकल बड़ा लोकप्रिय है, मगर जब वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आए तो उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा। राम भक्त वो हैं, हिंदू होने पर उन्हें गर्व है, मगर उन्होंने जय सिया राम कहा। जय सिया राम और जय श्री राम का जो अंतर है उसको भी आप बाल की खाल निकालने के लिए उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक में सीता जी शामिल हैं, एक में सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो लोग आपस में भाषण करते हैं, बातचीत करते हैं गांव देहात में, राम राम करते हैं, राम जी भी कहते हैं, जयराम जी की भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर इन शब्दों को हम अपने जीवन में, जो हमारे देश की विविधता है उसमें आज़ाद हिंद फौज का जिक्र सवेरे किसी ने किया था। और हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा जो है उसको लिखने वाले भाई अल्लामा इकबाल रहे हों, जो पाकिस्तान के मानसिक पिता माने जाते हैं, मगर वो तराना हमारे आज़ादी के परवानों को प्रेरित करता रहा है। तो मुझे लगता है कि हिंद, हिंदुस्तान, भारत, ये शब्द प्रयोग में आते रहेंगे। ये हमारी उस देश की विविधता के प्रतीक हैं, प्रमाण हैं, जिसने हमारी सभ्यता को हज़ारों वर्ष से, संस्कृति को जीवित रखा है, जो समावेशी वास्तव में है। एक छोटी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जिस गलियारे की हम बात कर रहे हैं और उसके साथ भारत के राजनीति का भविष्य जुड़ा है। अक्सर जब हम तुलना करते हैं संयुक्त राष्ट्र की और G20 की, तो हम कहते हैं वो तो संधि पर आधारित है, उसका एक औपचारिक सचिवालय है, उस पर लोगों को मान्यता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। ये G20 अनौपचारिक है, इसका सचिवालय नहीं है, ये अस्थिर है। मगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र भी क्या कुछ हासिल कर पाया है। वीटो के कारण वहाँ हमेशा गतिरोध होता है, वहाँ कोई आगे प्रगति नहीं होती, वीटो हो जाता है, वीटो हो जाता है। चाहे आतंकवाद की लड़ाई हो या युद्ध शांति हो, वो असफल रहा है। आने वाले दिनों में आप उस गलियारे का जिक्र कीजिए। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी सफलता मेरी दृष्टि से इस G20 में ये है, जो जैसा प्रोफेसर राजन ने कहा कि एक तो नया ऑक्सीजन उसे मिला, मगर अब भविष्य में कोई भी अध्यक्ष हो G20 का, क्या वो इस बात को नकार सकता है कि वो गलियारा भारत से बनेगा, ओमान और सऊदी अरब से होता हुआ इजराइल तक जाएगा? और उसमें भारत ने एक संतुलन और बिठाया है कि भले ही वो ये कहता रहा है बारंबार कि मैं तीसरी दुनिया की पुरजोर आवाज़ हूँ, मगर सऊदी अरब तीसरी दुनिया का हिस्सा तो नहीं है। वो तो G7 का ओरिजिनल सदस्य है, वो तेल उत्पादक देशों में है। तो कहीं ना कहीं आज जब UAE के सदर ये कहते हैं कि मैं इसको फिनेंस करने को तैयार हूँ, तो वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बिल्कुल फ़र्क है। भारत के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ेगा। और जो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, तेल निर्यातक देश, उनको अपने उस भविष्य की चिंता है जब तेल का संसाधन चुक जाएगा। तो वो खुद देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी का आयात, वो परमाणु संयंत्र इजराइल से तक लाने को तैयार है। तो जो अब्राहम अकॉर्ड है, उसने वो भूमिका तैयार की है जिसका लाभ भविष्य में भारत को निरंतर मिलता रहेगा। और जब वो तुर्की को अपने साथ जोड़ता है, तो तुर्की तो नाटो का सदस्य है, छोड़िए उसे, मतलब यूरोपियन यूनियन से भी आगे की बात हम कर रहे हैं। तो एक तरह से इसके विस्तार की संभावना और इस अनौपचारिक संगठन के क्रमशः आने वाले दिनों में एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण करने की, सचिवालय होने की और इसकी वैधानिक मान्यता होने की भी संभावना बढ़ गई। प्रोफेसर राजन कुमार, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि जय श्री राम की बात हो गई। जय श्री राम मतलब ऋषि सुनक ने आते ही जो कहा, इस भारत मंडपम से बाहर हम थोड़ा सा निकल आते हैं, और क्या हम कह सकते हैं जितने राष्ट्राध्यक्ष आए उसमें जो महफिल थी वो लूट के जो है वो ऋषि सुनक ही ले गए। जब से आए हैं तब से वो जिस तरीके के बातों का, जिस तरीके के अपने अंदाज को लेकर के सामने आ रहे हैं, एक अलग तरीके का कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ। ये ज़रूरत है या मजबूरी है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उनको वो खुद मजाक के रूप में बोल रहे थे कि उनको दामाद के रूप में भारत में देखा जा रहा है, सन इन लॉ के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो भारत से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं और भारत में विजिट कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं इसलिए कि मैं बिल्कुल आपसे इस पर पूरा और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अभी तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौट रहे हैं।